नमस्कार। एक बार फिर नए सप्ताह की शुरुआत के साथ आपके बीच में मैं आपका सुभाष शर्मा एक और नए विषय पर आपसे वार्ता करने के लिए लाइव प्रसारण में उपस्थित हुआ हूं। आज का विषय तो है कि कोरोना प्रोटोकॉल निभाने के दौरान बहुत सारी अच्छी बातें, बहुत सारी ऐसी बातें जो जिनसे हम जानते हुए भी भाग रहे थे, जिनको हम अपनाना नहीं चाहते थे, जाने अनजाने हमें उनको अपनाना पड़ा। और उसका नतीजा ये हुआ कि कोरोना से तो हम दूर हुए ही, लेकिन वो एक सामाजिक कुरीतियां, फिजूल खर्ची जो बन गई थी, उस पर भी रोक लगी। इस विषय पर मैं अभी आगे बढ़ रहा हूं। इससे पहले एक बहुत छोटी सी जानकारी। यूं तो हर साल ऐसा होता है कि बरसात के दौरान जो बादल ऊपर आते हैं ना, बरसात में, उसमें आपस में टकराव होता है और टकराव के बाद बिजली कड़कती है। उसका एक अलग साइंस है, लेकिन इसका बचाव है। जी, इसका बचाव है, काफी हद तक इसका बचाव है। अब प्रकृति इतनी विशाल है कि इससे पूरी तरह से तो नहीं लड़ा जा सकता, लेकिन अगर वो मैं बात कर रहा हूं बिजली गिरने की। कल एक ही दिन में अभी तक जो रिपोर्टिंग हुई है वो 80 से ज्यादा लोग देश के विभिन्न भागों में उनकी मृत्यु हो गई है बिजली गिरने से। और अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो यहां मैं आपको बताऊं, मैंने इस पर पहले भी स्टडी किया था और फिर स्टडी किया। इस दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें पूरे विश्व में जो बिजली गिरने से होती है ना, वो खेतों में काम करने वाले जो लोग हैं ना, उनकी होती है, खुले में जो लोग रहते हैं। और अगर वैसे खेल की बात करें तो जैसे गोल्फ खेलने में, अगर खेल की एक सिंगल गेम की बात करें तो उसमें जो गोल्फ के खिलाड़ी हैं, सबसे ज्यादा मौतें उनकी हुई हैं, उनकी भी और उनके साथ जो सहयोगी स्टाफ होता है उनकी भी। कारण है उसका कारण यह है कि अगर बिजली कड़क रही है और वो जमीन की तरफ आकर्षित हो रही है, तो उस वक्त हमको किसी ऐसे स्थान पर चले जाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए जिसमें ऊपर एक छत हो, चाहे वो टिन शेड हो, और वो जमीन के अंदर गड़ा हुआ हो उसका एक सिरा, चाहे वो ये पक्के मकान हो। हमारा जो पक्का मकान आधुनिक शैली का है, वो पुरानी शैली का नहीं। तो पुरानी शैली का मकान था जिसमें खाली पत्थर होते थे, जिसमें सरिया नहीं होता था, उससे कोई बचाव नहीं होता बिजली गिरते वक्त। लेकिन जिसमें सरिया लगा हुआ है, तो वो सरिया कंडक्टर बन जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, और आसमान से जो बिजली गिरती है वो उस कंडक्टर के माध्यम से धरती में चला जाता है। तो इससे नुकसान या तो नहीं होता है या बहुत कम होता है। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर ऐसा मौसम आ जाए, गलतफहमी में लोग किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं और सोचते हैं पेड़ की ओट पे मैं खड़ा हो गया, यहां मैं सुरक्षित होना। ऐसा नहीं है। पेड़ के नीचे खड़ा होना या खुले खेत में खड़ा होना लगभग एक जैसा ही है। आप कोशिश करिए कि कोई भी ऐसी सिर के ऊपर ऐसी छत आ जाए जिसमें कोई ना कोई धातु की चीज लगी हुई है, लोहा लगा हुआ है, ताकि अगर वो बिजली कड़कते हुए बहुत नजदीक पहुंच जाए तो वो उस जिस स्थान पर आप खड़े हैं उसकी छत पर पहुंच करके और नीचे जमीन के अंदर चली जाए, अर्थ हो जाए। दूसरे शब्दों में, जितने भी बड़े इक्विपमेंट्स हैं, जितनी बड़ी फैक्ट्रियां, उन सब में ऐसा सिस्टम लगाया जाता है जिसको ऊपर छत के ऊपर एक त्रिशूल जैसा बना देते हैं। तो वो इसीलिए होता है, वो उस भवन की सुरक्षा के लिए होता है, उस यंत्र की सुरक्षा के लिए होता है। हमारे घर में आज छोटा भी कोई यंत्र अगर घर के बाहर लगाया जाता है तो उसके लिए एक अर्थ की लाइन अलग से लगाई जाती है, नीचे गड्ढा खोद के, उसका अलग प्रोसेस है। तो ये एक कारगर उपाय है। मैं आगे बढ़ने से पहले, मुझे बड़ा दुख होता है कि लोग परिवार के साथ खड़े हैं। कल तो जो हुआ राजस्थान जयपुर में आमेर के किले के परकोटे में जो हुआ है कल, वो बहुत ही दुखद है। लोग खुले में खड़े थे, वो पूरा पत्थर का बना हुआ है, उसमें जो बिजली गिरती है उससे बचने के कोई उपाय नहीं थे, और नतीजा मौतें। बहुत से लोग, जब 2 बार गिरी वहां पर बिजली, कुछ लोग तो कूद भी गए नीचे। अभी तक उनकी वहां पर मृतकों की और जो घायल हैं उनकी तलाश की जा रही है।
आइए अब मूल विषय की तरफ बढ़ते हैं। कोरोना महामारी ने जब अपने पांव पसारे तो सभी की राय से ये तरीका निकाला गया कि जितनी कम से कम एक दूसरे से मिलना होगा, मास्क के साथ होगा, एक जगह पर, छोटी जगह पर ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे तो कोरोना बीमारी से बचा जा सकेगा। ऐसा ये कारगर उपाय मिला और इससे नियंत्रण में आया भी। इसके चलते 3-4 बदलाव समाज में किए गए। उस वक्त तो वो बड़ा परेशानी वाला लगा, बड़ी दिक्कत वाला लगा कि ऐसे कैसे होगा, क्योंकि हमें आदत ही नहीं थी। मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे यहाँ शादी विवाह के जो कार्यक्रम है ना, जिसमें हजारों लोग और छोटे से छोटे जिसका सर्कल है उसके अभी सैकड़ों लोग उसमें शामिल होते हैं। ये हमारी एक परंपरा थी और वो परंपरा धीरे धीरे दिखावे में बदल गई थी। फिर क्या होता था कि मैरिज ऑफ द ईयर, ऐसा वो तो हमारे शहर में मैरिज ऑफ द सिटी इस साल की, सब वो तो अग्रवाल साहब ने तो हाथी में घुमाया था, तो हम क्या नया करें। मैं स्वयं अपने एक रिश्तेदार की, वो अच्छे लोग हैं, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन ये जो समाज में एक प्रतिस्पर्धा जब बन जाती है ना, एक कंपटीशन आ जाता है कि मुझे तो उसने जो की थी उससे ज़्यादा मुझे चकाचौंध अपने यहाँ परिवार में शादी में दिखानी। मैं स्वयं एक ऐसी शादी में रहा हूँ जिसमें मेरे ही परिजनों की शादी उड़न खटोले में हुई, मैं रहा हूँ उस पर शामिल जी। और जो बलून होता है, हॉट एयर बलून, उसमें हुई। इस तरह लोग करते हैं, मगर ये सब मिला करके फिजूल खर्ची। जब आप ये सब करते हैं तो क्या है, ये तमाशा बन जाता है। वो उत्सव की तरह से, शादी की तरह से ठीक है, लेकिन एक फिजूल खर्ची। और जिन लोगों के पास वो सब करने के लिए, निभाने के लिए इतना धन है, उनकी तो मस्ती हो गई। लेकिन बाकी लोगों को ये लगता है कि यार हमारे घर भी शादी है, वैसी नहीं तो कम से कम धूमधाम से हो। और बिना बात में हजारों लोगों को हम लोग बुलाते हैं, और इसलिए भी बुलाते हैं कि फलाने ने हमको बुलाया था, हमने भी उसके घर में न्योता दिया था। मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन ये एक बड़ा कारण है कि आपने किसी के घर में न्योता एक बार लिखवा दिया किसी भी कारण से, तो फिर वो उसी न्योते वाली लिस्ट से, न्योते का मतलब है शगुन देना, शगुन जब देते हैं ना किसी को, तो फिर वो उसी लिस्ट में से आमंत्रण पत्र भी बनते हैं, निमंत्रण पत्र, कि वो उन्होंने हमारे घर शगुन दे रखा है फला के विवाह में, तो हमें भी उनके घर जाकर के देना है। तो ये एक ही सिस्टम बन जाता है। अब इसको कहीं तो तोड़ने की जरूरत थी, तो ये प्रकृति का अपना तरीका है। और मैंने देखा है, मेरे खुद अपने ही परिवार में, बिल्कुल बहुत ही नजदीकी रिश्ते में, मेरी अगली पीढ़ी में शादियां हुई और 10-12 लोगों के बीच शादियां हुई। ऐसी शादियां भी मैंने देखी और कोई उसमें परेशानी नहीं। इसमें क्या है, एक तो जो अनावश्यक खर्चे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति तो सक्षम नहीं होता ना, और जीवन में ये उद्देश्य रहता है कि इतनी बचत, ये इस बच्चे की शादी के लिए, इतना पैसा इस बच्चे की शादी के लिए, तो वो पैसा किसी और कंस्ट्रक्टिव काम में लग जाए। तो 2 दिन की चकाचौंध, फर्जी सजावट, लाइटें, शामियाने, रंग बिरंगे पर्दे, एक से एक फर्नीचर, वहां पर आजकल फूल फेंकने के, जयमाला डालने के अलग अलग किस्म के यंत्र आजकल आ गए हैं, तो वो दिखावा। और फिर क्या है, लोग कंपैरिजन करने लगते हैं कि वो फलाने की शादी में ऐसा हुआ था, ये उससे अच्छा हुआ, उसकी शादी में फला रस्म इससे अच्छी हुई थी। तो ये बिना बात की एक फजूल का एक कंपटीशन था। तो कोरोना के काल में इस पर रोक लगी है। मेरा समाज को ये संदेश है कि अब वापस कोरोना, देर सवेर कोरोना ने ठीक होना है, मगर वापस फिर पुराने आडंबर की तरफ नहीं जाना चाहिए। अच्छा है, ये एक पारिवारिक कार्यक्रम है, ये पारिवारिक का विवाह एक संस्कार है, जिसमें जो नजदीकी परिजन है 10, 20, 30 वो लोग उसमें शामिल हो, तो होना यही चाहिए था। लेकिन दिखावा, औपचारिकताएं, और औपचारिकताएं निभाते निभाते हम अपनी सीमाएं पार कर जाते हैं। हम कभी कभी तो मैंने देखा है परिवारों में, लोग कोई जमीन बेचते हैं और लोग उधार लेते हैं। प्रोविडेंट फंड से जो सरकारी कर्मचारी है वो तो अक्सर लोन लेता ही लेता है मैरिज के लिए, और जिनकी शादी हो रही है, परिजन तो करते हैं, जिनकी शादी हो रही है वो भी 2 साल से पैसा इकट्ठा करते हैं कि शादी है, उस शादी में ये करना है, 6 तो फंक्शन है, इतने आमतौर पे हो जाते हैं।
एक कॉकटेल पार्टी यहाँ हो गई, एक कॉकटेल पार्टी वहाँ हो गई, वो बैचलर्स पार्टी का एक रिवाज आजकल और चल गया, फिर वो मेहंदी की एक रात होगी और फिर शादी की एक रस्म होगी, उससे पहले एक सगाई की रस्म हो जाती है और आखिरी में शादी के बाद फिर दावत। तो ये 5-5, 6-6 जो एक आयोजन होते थे ना शादियों में, तो ये एक किस्म से फिजूल खर्ची और बोझ, ये दोनों बन गए थे। तो जहां एक तरफ इसमें लोगों के रोजगार छूटे और आमदनियां कम हुई, व्यापारी की भी आमदनी कम हो गई, बहुत कम हो गई, दुकानें नहीं खुल रही, तनख्वाह देना अपने कर्मचारियों को, बिजली का बिल देना, किराया देना, बैंकों का ब्याज देना, बैंकों की किस्तें देना, ये सभी के लिए मुश्किल हो रहा है। तो वहीं प्रकृति ने एक रास्ता ये भी निकाल दिया। तो एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अब आडंबर की तरफ मत लौटिएगा। सक्षम है, बहुत लोग सक्षम है, ज्यादातर लोग सक्षम है, लेकिन उस पैसे का कहीं और इस्तेमाल करिए ना। वो जिनकी शादी हो रही है उन्हीं के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ वहां उनकी मदद कर दीजिए, वो ठीक है। लेकिन अब ये हमें उस आडंबर की तरफ कोरोना काल खत्म होने के बाद भी नहीं लौटना चाहिए। ये मुझको लगता है कि ये अच्छा रहेगा। दूसरा, ये जो न्यायालयों में एक ऑनलाइन इस वक्त जो काम चालू हुआ है, मुकदमों की मतलब रिट भी दाखिल हो रही है और जवाब भी जा रहे हैं, उसके काउंटर एफिडेविट भी जा रहे हैं, बहस भी उस पर लाइव हो रही है और जो हमारी जुडिशरी है वो उसको लाइव एंटरटेन भी कर रही है और परिणाम तो पूरा, परिणाम में तो कोई कभी नहीं, न्याय तो वहां भी मिल रहा है। तो एक ये तरीका भी आगे इसको बरकरार रखना चाहिए। अभी तो मजबूरी है कि इन पर्सन क्लाइंट्स ना आए, वकील ना आए, जो अभियुक्त हैं वो ना आए, गवाह ना आए और वादी प्रतिवादी ना आए कोर्ट में। ये शुरुआत जरूर ऐसे हुई, लेकिन ये अच्छा तरीका है। अगर लोग अपने घर बैठे या वकील के पास चैम्बर से ही उनकी हाजिरी भी लग जाए, उनका केस की सुनवाई भी हो जाए जरूरी, तो ये जो एक पूरा इस सिस्टम के अंदर एक औपचारिकता बन गई थी वो समाप्त हो जाएगी। जब हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो जेल के अंदर बंद वो लोग जिनको बाहर लाना सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं है, या उसको मान्यता मिल गई, यही नहीं पूरी दुनिया में मैंने देखा है, इटली के माफिया इतने सक्षम हैं, इतने साधन संपन्न हैं कि उनके लिए जेल से और अदालत के बीच में एक समय ऐसा था जब सुरंगें बनाई गई, उनको सड़क पे लाने का मतलब था कि हमला हो जाएगा और उनके साथी उनको छुड़ा लेंगे, उनको सुरंगों से ले जाते थे। बाद में उन सुरंगों में भी सेंध लगने लगी, तो अब फिर ये तरीका आया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई होगी। हिंदुस्तान में भी होती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई, पहले भी हो रही थी, अब और बढ़ गई। तो एक ये जो हमको ब्लेसिंग इन द डिस्गाइज जो हमको एक अच्छा तरीका मिला है न्यायालयों में सुनवाई का, वो आगे बरकरार रहना चाहिए। ये मेरा जो माननीय हमारे न्यायाधीश वगैरह हैं जो इस व्यवस्था को बनाते हैं, इस व्यवस्था को देखते हैं, ये मेरा उनसे भी निवेदन है कि इसकी मांग को बढ़ाया जाए और इससे बहुत बहुत लाभ है। इससे क्या है कि एक ही वकील एक ही समय पर कई मुकदमे उसको अटेंड कर लेता है, यानी अपना एक ही जगह बैठे हुए हैं। और अब क्या है, हमको कोई अच्छा वकील दिल्ली से लाना है तो वो एक दिन पहले आएगा हाई कोर्ट के लिए, फिर अगले दिन सुनवाई करके तीसरे दिन जाएगा, उसके 3 दिन खराब होंगे, फीस भी ज़्यादा है और काम ज़्यादा हो नहीं पाएगा। अब वो जहाँ है वहीं बैठा है। मैंने तो सरकार के मुकदमों में देखा, स्वयं सरकार ने ही अपनी तरफ से वकील जो खड़े किए वो देश से बाहर थे, यूनाइटेड किंगडम लंदन से, अपने घर से वो लोग बहस कर रहे थे। मैंने अमेरिका से देखा है लोगों को न्यायालय को अटेंड करते हुए और पूरी बहस हुई, उसमें कोई कानूनी पक्ष उस बहस में छूटा नहीं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ बढ़नी, कनेक्टिविटी एक बार एस्टेब्लिश हो गई, एक बार आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पे लाइव आ गए तो ये चीज़ें आसान हो जाती हैं, फिर इसकी आदत पड़ जाती है। तो ये और अच्छा इसका कोरोना काल का हमको फायदा है और इसका हमको लाभ उठाना चाहिए। एक और, जैसे अभी ऑनलाइन पढ़ाई चालू हुई, ठीक है, बच्चों को दिक्कत हुई इस सिस्टम में आने की और सबसे ज़्यादा समस्या माँ बाप को हुई जो ऑनलाइन पढ़ाई हुई। ये भी ठीक है कि बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट उस तरह से
जब तक फिजिकली स्कूल नहीं जाएंगे, अपने साथियों से नहीं मिलेंगे, तब तक वो एक उनके व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो सकता। वो भी सही है, लेकिन उस सब के लिए बच्चों को स्कूल बुलाया जाए और ऑनलाइन पढ़ाई, मैं समझता हूं काफी बड़ी तादाद में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको इस ऑनलाइन पढ़ाई से समस्या हुई, क्योंकि उनके पास ना तो इतने साधन है, ना दो स्मार्टफोन घर में रख सकते हैं। अब एक स्मार्टफोन तो उसके पास जो कामकाजी व्यक्ति है, जो अपने रोजगार के लिए घर से बाहर निकलेगा, और एक फिर घर में बच्चों को भी देना पड़ेगा। फिर उसके सामाजिक विकृतियां भी हैं, बहुत छोटे बच्चों को भी फोन नहीं दिए जा सकते, लेकिन जो थोड़े से बड़े हैं और हायर स्टडीज हैं, उनको ऑनलाइन पढ़ाई इसको लोकप्रिय बनाना चाहिए, इसको एक आदत बनाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि 50-100 लोग एक जगह इकट्ठे हों और उनको वहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेटर या इंस्ट्रक्टर उनको वहाँ पर समझाए। वो उतनी बात अपना एक ऐप के माध्यम से, किसी वीडियो के माध्यम से, या लाइव ऑनलाइन होकर के इस तरह भी देख सकते हैं। फिर उसमें क्या है, जो आपने देखा वो रिकॉर्ड भी हो सकता है। रिकॉर्ड हो गया तो जो आपको समझ नहीं आया वो आपने फिर से उसकी आपकी लाइब्रेरी घर में बन जाती है। तो ये कुछ इस तरह के लाभ है जिनका हमको फायदा उठाना चाहिए। इसमें क्या है, एक तो हम ऑनलाइन इंटरनेट पर काम करना सीख गए, एक ये बड़ा भारी फायदा हुआ। छोटे छोटे बच्चे आज नेट पर सीख गए, और कभी कभी हमारी कोई समस्या आ जाती है, जो हमारा ये पोर्टल का बिजनेस है, पोर्टल का जो हमारा काम है ऑनलाइन, तो छोटे बच्चे समझाते हैं कि इसके लिए एक ऑल्टरनेट ऐप और है, दूसरा है। तो ये अच्छी बात है कि बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये ऑनलाइन जो होने का एक सिस्टम आया है ना इस बीच कोरोना काल में, इसका लाभ उठाना चाहिए। इसको भी एक आगे के लिए एक आदत बनाना चाहिए, एक तरीका बनाना चाहिए कि पढ़ाई इस तरह से भी हो सकती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको स्कूल, जो बच्चों को नहीं भेज सकते, घर में कोई बीमार है या इतना वहाँ पर साधन नहीं है कि उनके लिए उनको स्कूल भेजा जा सके। भेजें तो फिर वो जो स्कूल का जो बस है, एक तो सुरक्षा की बात है, उसके बच्चों की सुरक्षा का क्या होगा, दूसरे महंगा बहुत है, और महंगा जो ऑटो रिक्शा जो लेकर के जा रहा है उसकी अपनी मजबूरी भी है। फिर क्या है, जब लोग ज़्यादातर घर में रहेंगे, तो वो मेरा अगला पॉइंट है, मैं उसी पर आ जाता हूँ सीधे ही, कि इस बीच एक काम हमने और किया है। हमने बहुत कम से कम घूमना शुरू कर दिया। हम लोग ज़्यादा नहीं घूम रहे, कम निकलते हैं घर से बाहर। घर से बाहर निकलने का जो एक पर्यावरणीय सबसे बड़ा लाभ हुआ, वो तो ये हुआ कि पर्यावरण इस बीच अपने आप ही ठीक हो गया। अब आपने देखा पिछले साल ऐसे ऐसे शहरों से जिन्होंने कभी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं हिमालय की वो नहीं देखी थी, वहां से उन्होंने पर्वतमालाएं देखनी शुरू करी। मैं अगर आपको बताऊं, पिछले साल जब कोरोना पूरा गर्मियों में पीक पर था और उसको स्ट्रिक्टली बहुत सख्ती से उसका पालन हुआ और लोगों ने भी स्वेच्छा से भी किया, उस साल जंगल में आग ही नहीं लगी। तो मानव निर्मित कीना साफ हो गया ना। सहारनपुर के लोगों ने जब चौखंबा पीक जी, जब वो अपने घर से अपनी छत से देख ली, लुधियाना से हिमाचल प्रदेश के पहाड़, हिमालय का वो वाला हिस्सा शिवालिक और खत्म होता है जहां हिमालय शुरू होता है, वो पहाड़ लोगों ने लुधियाना से देखे, उसके फोटोग्राफ्स, वीडियो उसके पूरे वो हुए। तो ये एक लाभ हुआ ना, पर्यावरण शुद्ध हुआ। एक तो ये फायदा कम से कम चलिए। अब हमें समझ में आ रहा है कि हम शायद आदत थी कि एक चक्कर शहर का लगाए जाए, एक चक्कर बाजार का लगा करके आ जाए, तो वो आदत खत्म हुई। और फिर तेल इतना महंगा हो गया, ये भी इसका भी खर्चा बचेगा, और इसके और भी कई लाभ हैं। इसका कम निकलेंगे, दुर्घटनाएं कम होंगी। ये भी बड़ी सीधी सी बात है। सड़क पर लोग जो थोड़े बहुत लोग चल रहे हैं, उनके लिए ट्रैफिक कम है तो उनके लिए आसानी, और बाकी लोग जो घर पर ही है तो उनकी सड़क दुर्घटना होगी ही नहीं। तो इस तरह के कुछ लाभ है, इसको हमें अपनी परमानेंट आदत बनाए, इसको अपनी आदत में शुमार कर लें। कोरोना ने हमको बहुत, और ये जो मास्क है, कोई इस बीमारी, अगर ये बीमारी इतनी जबरदस्त, इतनी खतरनाक ना होती, इसका संक्रमण इतना जबरदस्त ना होता, तो हम कभी भी स्वेच्छा से मास्क लगाना स्वीकार ही नहीं करते। तो एक तो ये भी आदत अच्छी डल गई कि अब हम मास्क लगाने के लिए हमें कोई झिझक नहीं है, हर किसी के पास मास्क है और लगाते हैं। हाँ, यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ
कि एक समय था जब लोग हेलमेट सिर्फ हाथ में रखते थे कि पुलिस होगी पुलिस देखेगी, तो चालान के डर से हेलमेट पहनते थे। एक तो वो आदत धीरे धीरे सुधरी है। सीट बेल्ट के लिए आज भी लोग यही सोचते हैं कि सीट बेल्ट क्या लगानी, वो तो एक बंधन है, वो हमारी बहुत बड़ी सुरक्षा है। तो इसी तरह ये जो मास्क है ना, ये सिर्फ इसलिए मत रखिए कि कहीं पुलिस दिख जाएगी या किसी मीडिया का कैमरामैन दिख जाएगा तो उसके सामने लगा लूंगा, नहीं, ये हमारी सुरक्षा के लिए है। तो ये इस तरह की कुछ आदतें हमारी और बनी है जो हमें कोरोना ने मजबूरी में दी, लेकिन इसके जो फायदे हैं वो इसके फायदे को हमको अपने जीवन में आत्मसात कर लेना चाहिए। ये मैं आज मेरा अनुभव है, ये मैं आपके समक्ष आज रखना चाहता था। मेरी आदत है, मैं समाज में जो कुछ भी हो रहा है उसको देखता हूँ, उस पर सोचता हूँ और उसके दोनों पक्ष, उसके सकारात्मक पहलू भी और उसके नकारात्मक पहलू भी, दोनों पर मैं विचार विमर्श करता हूँ। तो ये कुछ बातें मेरे दिमाग में आई। इस तरह के और भी बहुत सारे काम हैं, इसके नुकसान भी बहुत सारे हैं। यहाँ परेशान मत होइएगा। मैं ऑनलाइन शॉपिंग शुरू हो गई, ऑनलाइन का काम तो बढ़ गया, और जो दुकानदार हैं हमारे, जिनको दुकान अभी खोलने की इजाज़त नहीं है, उनको नुकसान भी हुए। उसका भी कोई तरीका निकलेगा, जरूर निकलेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब समाज में कोई परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति से कैसे लड़ना है, कैसे जूझना है, उसका भी तरीका निकल करके आ जाता है। तो एक ऐड भी आता है कि वो घर से निकलने का बहाना, ये बिल जमा हो गया, ये काम भी हो गया, वो कहता है तो हेयर कट तो ऑनलाइन नहीं होगा ना। तो घर से निकलने का बहाना हमको ढूंढने की पुरानी आदत थी, उस पर रोक लगी है। इसको अब अच्छाई के लिए, समाज में अच्छाई के लिए इसका इस्तेमाल भी आगे भविष्य में होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने आज जो कुछ मुझे समाज में दिखता है, मैंने कहा ना, साहित्य या उसका चैनल या समाचार पत्र, और मेरा तो जो समाचार पत्र है हिमालय दर्पण, तो मैं उसका जिक्र करता हूँ, हिमालय दर्पण उत्तराखंड। तो इस तरह की चीज़ें समाज का दर्पण होती है और उसमें जो दिखता है वो हम आपको दिखाते हैं। मेरे साथ इतनी देर तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।